वीडियो छोड़ने या स्किप करने से पहले हमारी बातों को ध्यान से सुनें। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आर.के. प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं राज्य स्पेशल में लद्दाख का पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 हो चुका है, लेकिन आप घबराएं नहीं। आप इस वीडियो को अभी देखें। आप जहाँ से स्टार्टिंग करेंगे वहाँ से ही आपको समझ में आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको समझने में। हाँ, ज़्यादा अगर आप लद्दाख के बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो पार्ट 1 भी देख लें, फिर पार्ट 2 भी देखें। हम इसमें इस सेशन को लाने का क्या पर्पस रहा है, चलिए हम पहले ही आपको बता दें। देखिए, आप हर परीक्षाओं का तैयारी कर रहे होंगे। आप परीक्षा को तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल ज़रूरी नहीं कि आप एसएससी को निकालेंगे या फिर बीपीएससी या अन्य पीसीएस को निकालेंगे या यूपीएससी लेवल का तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये वीडियो सभी के लिए है और ख़ासकर ये यूपीएससी पैटर्न पे आधारित होने वाला है। आज का बदलते पैटर्न के अनुसार ही मैं ये सेशन लेके आया हूँ। देखिए, आप याद करते हैं हर चीज़ को, अलग अलग वीडियो में जाके पढ़ते हैं, अलग अलग जगह से पढ़ते हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहता है, आपको रट्टा मारना पड़ता है। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से हर विषय को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आपको पढ़ाएंगे। मतलब साइंस को ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, जैसे भी रिलेट करना होगा रिलेट करके पढ़ाएंगे। जैसे कि हिस्ट्री बता रहे हैं उसको ज्योग्राफी से रिलेट करेंगे, आखिर क्यों ऐसा रहा है कहीं का स्थिति, या ज्योग्राफी बता रहे हैं उसका हिस्ट्री भी बताएंगे, उसको पॉलिटी से रिलेट करके बताएंगे, जिससे कि आपके माइंड में एक समझ विकसित हो जाएगा। वो सभी इस वीडियो में मैप के माध्यम से बताएंगे, जिससे कि आपके माइंड में सीधा एक इमेज क्रिएट हो जाएगा जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। पढ़ने का जो सही तरीका है, जो खासकर यूपीएससी लेवल जो एग्ज़ाम निकालते हैं, जो भी अभ्यर्थी यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालते हैं, इसी पैटर्न से पढ़ते हैं तभी जाके वो निकाल पाते हैं, नहीं तो सब ऐसे भटकते रहते हैं। आपको 1000-2000 विद्यार्थियों में से नहीं बनना, आपको एक विद्यार्थी बनना है जिसका सिलेक्शन हो। तो आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और एक एक चीज़ को ध्यान से सुनें। अगर इस वीडियो को आप देख लें, लद्दाख का पार्ट 1 और पार्ट 2, तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका पार्ट 2 है ये सभी विषयों को कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, पहले हम देख चुके हैं लद्दाख के प्रमुख नृत्य के बारे में। आज से हम स्टार्ट करेंगे मिट्टियों के प्रकार और इनमें कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं। ठीक है, आपको जैसा पता होगा, लद्दाख जो है लद्दाख का मूल फसल है वो कौन कौन सा है? गेहूँ है, जौ है और राजमा है। राजमा जो आप सब्जी में यूज करते होंगे, ठीक है, ये यहाँ के मुख्य फसल में है, गिने जाते हैं। उसके बाद यहाँ का जो शुष्क वातावरण है, उच्च अल्ट्रावायलेट किरण है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसका ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए। ठीक है, उच्च अल्ट्रावायलेट किरण यहाँ पे होता है। ठीक है, वायु वेग भी उच्च होता है। पेड़ पौधा का बहुत कम घनत्व पाया जाता है यहाँ पे। कारण क्या है? ये बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है। यह जो है बर्फीली क्षेत्र है और यहाँ पे वर्षा ना के बराबर होती है। यही वजह है कि यहाँ पे जंगलें नहीं पाई जाती है, यहाँ का वनस्पति कम उगते हैं। यहाँ पे रेतीले मिट्टी है। उसके बाद भी क्या, रेतीले मिट्टी का जो बनावट वाले बहुरंगीन चट्टानी है। बहुरंगीन का मतलब बहुत रंग का यहाँ पे चट्टान पाए जाते हैं, जहाँ की भौगोलिक स्थिति अत्यधिक नाजुक है और किसी भी पौधे व प्रजातियों का अस्तित्व को, ठीक है, उसके पनपने के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। यही कारण है कि ज़्यादातर भूमि कृषि व जंगल रहित है। यहाँ का जो जितना भी भूमि है, ज़्यादातर भूमि यहाँ पे जंगल या कृषि नहीं हो पाते हैं, पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, अर्थात यह बंजर कहलाते हैं। ठीक है, आखिर देखते हैं यहाँ पे मिट्टियों के प्रकार। हम एक नज़र देखते हैं पूरा भारत के मैप पे कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन मिट्टी पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र, यानी हिमालय वाला जो ये क्षेत्र है, कि देखिए ये पूरा ऐसे है। ठीक है, लेकिन मुझे नेपाल और भूटान से कोई मतलब तो है नहीं यहाँ पे, मुझे ये देखना है अभी फ़िलहाल लद्दाख के बारे में। ठीक है, इसलिए आप सिर्फ लद्दाख पे ध्यान देंगे। लद्दाख में ये जो है पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि यहाँ हिमालय पर्वत है, इसलिए यहाँ पे कौन मिट्टी कहलाएंगी? पर्वतीय मिट्टी कहलाएंगी। वो ये जो है अनेक प्रकार के या अनेक कलर के, मतलब अलग अलग चट्टानों में के रूप में पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसके जस्ट दक्षिण में देखेंगे तो ये जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि ये यहाँ पे नदियों का प्रवाह देखा जाता है। ये सब में क्या देखा जाएगा? आपको नदियों का प्रवाह देखा जाएगा, इसलिए नदियों द्वारा लाए गए जो गाद है, लाए गए जो नए नए मिट्टी हैं, उसको जलोढ़ बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है,
तो इस क्षेत्र में क्या कौन से मिट्टी पाए जाते हैं? जलोढ़ मिट्टी। उसके जस्ट दक्षिण में देखेंगे तो दो प्रकार की मिट्टियाँ को यहाँ पे बांट दिया गया है, एक काली मिट्टी और दूसरा लाल मिट्टी। काली मिट्टी जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे थोड़ा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है। ज़्यादातर काली मिट्टी महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही लाल मिट्टी को अगर हम देखें तो लाल मिट्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ उड़ीसा, ठीक है, तेलंगाना होते हुए ये देखिए दक्षिण तक पहुँच जाता है, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु तक, ठीक है। एक नज़र देख लिए। चलिए इसके मिट्टी का प्रकार को हम पढ़ लेते हैं। ये है जलोढ़ मिट्टी, आप देख लिए ये वाला क्षेत्र कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है। इसे कांप मिट्टियाँ भी कहते हैं। कांप मिट्टियाँ मतलब नई जलोढ़ मिट्टी जो एकदम महीन कण के रूप में होता है, ठीक है। इसमें ढेला ढेला नहीं मिलेगा आपको, महीन कण मिलेगा, इसलिए इसे कांप मिट्टी कहते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये काली मिट्टी है जो महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जाती है, यानी रेगुर मिट्टी है। आपको पता होगा काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होता है? तो जूट के लिए, जूट और कपास के लिए ना। चलिए, तो आपको यहाँ याद एक समझ विकसित हो गया होगा कि जब यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है तो कपास की खेती ज़्यादातर कहाँ होती होगी? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में होती होगी, गुजरात के क्षेत्र में होती होगी, है ना। उसके बाद लाल मिट्टी को आप देख पा रहे हैं, लाल मिट्टी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद लेटराइट मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी ही यहाँ पे लद्दाख में पाए जाते हैं। लद्दाख में कौन सी मिट्टी आपको समझ में आ गया होगा? पर्वत है, इसलिए यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और उसके बाद हम देखेंगे शुष्क मरुस्थलीय मिट्टियाँ। शुष्क मरुस्थलीय मिट्टियाँ का बात करें तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आप इस क्षेत्र में देख पा रहे होंगे, ये वाला राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मरुस्थलीय मिट्टियाँ पाई जाती है। यहाँ पे ज़्यादातर फसल नहीं उपजते हैं। कारण है कि वर्षा जो है यहाँ पे बहुत कम मात्रा में होती है। इसका क्या रीज़न है? चलिए हम इसको थोड़ा सा भूगोल से जोड़ के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आप ये पर्वत देख रहे होंगे, अरावली पर्वत, जो भी यहाँ पे दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है, ठीक है, इस क्षेत्र से होकर गुजर जाता है। यहाँ पे कोई पड़ाव नहीं होता है। देखिए इस प्रकार का अगर यहाँ पे पर्वत होता तो यहाँ पे बादल रुक के यहाँ पे बारिश होता, लेकिन यहाँ पे कोई पड़ाव नहीं है। अरावली पर्वत ये है तो जो बारिश होती है इधर से गुजर जाती है, इस पार से उस पार सीधा पार हो जाती है। तो यहाँ पे कोई पड़ाव नहीं होने की वजह से इस क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती है। यही वजह है कि ये मरुस्थलीय भूमि के रूप में विकसित हो गया है, ठीक है। उसके बाद लवणीय क्षारीय मिट्टियाँ भी आप देख पा रहे होंगे। देखिए लवणीय मतलब क्या होता है, आप समझ पा रहे हैं? लवण यानी यहाँ पे क्षारीय बोलते हैं, यानी नमकीन क्षेत्र वाला। नमकीन क्षेत्र का मिट्टी कौन सी होगी? आपको पता होगा कि समुद्र के किनारे नमकीन का क्षेत्र पाया जाता है, जिसका विस्तार ज़्यादातर आपको केरल, कर्नाटक और गोवा के क्षेत्र में मिलेगा, और इधर भी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दलदली युक्त मिट्टी, दलदली युक्त मिट्टी के रूप में आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, यानी जो पश्चिम बंगाल है, सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र, यहाँ पे दलदली युक्त भूमियाँ या दलदली युक्त मिट्टी मिलती है, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। और यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं लद्दाख की, ये सब है, ठीक है। ज़्यादातर धान, जौ, गेहूँ ये सब उपजाए जाते हैं। उसके साथ ही आप यहाँ पे देख के समझ पा रहे होंगे, गांव देहात में इसको खेरी बोलते हैं, खेरी, इसका चावल बनाया जाता है, ठीक है। ये बाजरा टाइप का है, ठीक है, यानी कपास टाइप से भी है, धान है, ठीक है। ये सब यहाँ के मुख्य फसलों में गिने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास से इसका क्या संबंध रहा है? लद्दाख का इतिहास से क्या संबंध रहा है? आपको पता है लद्दाख डोगरा शासन के तहत आया था। डोगरा शासन समझ रहे हैं? प्राचीन समय में डोगरा शासन यहाँ पे चलते थे। उन्हीं के समय में लद्दाख इस क्षेत्र में बसा है, ठीक है। 1816 ईस्वी में जम्मू और कश्मीर राज्य में शामिल किया गया। लद्दाख को जम्मू कश्मीर राज्य में कब शामिल किया गया था? तो 1846 ईस्वी में। यह अभी भी तिब्बत के साथ काफ़ी स्वायत्तता, देखिए लद्दाख के बगल, अगर आप लद्दाख का मैप देखे होंगे तो लद्दाख के बगल में तिब्बत देखिए, ठीक है। तो यहाँ के लद्दाख के जो भी संस्कृति है, लद्दाख का जो भी मतलब होता है ज़्यादातर, ठीक है, ये तिब्बत के साथ काफ़ी मिलता जुलता है। इसलिए कहते हैं तिब्बत के साथ काफ़ी स्वायत्तता और संबंध बनाए रखता है लद्दाख, ठीक है। चीन जो है, चीन सिख युद्ध, आपको पता है चीन का जो सिख के साथ युद्ध हुआ था 1841-42 में, उस दौरान
किंग जो साम्राज्य है, कौन सा? किंग साम्राज्य ने लद्दाख पर हमला किया था। किसने? किंग साम्राज्य ने लद्दाख पर हमला किया था, लेकिन चीन तिब्बती जो सेना थी वो हार गई थी। ये इसका इतिहास रहा है। इसके बाद हम देखेंगे और भी आगे। लेह लद्दाख चरम प्राचीन सुंदरता और आकर्षण रूप के रूप में जाना जाता है। यह जगह अपने प्राचीन मठों, अन्य धार्मिक स्थलों, रॉयल्टी के महलों, देखिए रॉयल्टी मतलब बहुत सुंदर सुंदर महल और बड़े बड़े महल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। विभिन्न गोम्पास, पर्वत चोटियाँ, वन्यजीव सफारी, साहसिक गतिविधि से आप यहाँ क्या समझते हैं? जैसे कि यहाँ पे स्काइटिंग ड्राइव किया जाता है, मतलब बर्फ पे जो स्काइटिंग करते हैं ना, यहाँ पे बहुत ही साहसिक गतिविधियों में से गिना जाता है। ठीक है। अब गतिविधि धब्बे और समावेशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। लद्दाख भारतीय तिब्बत और साथ ही बौद्ध धर्म का एक मिश्रण है। लद्दाख जो है तिब्बती बौद्ध धर्म का एक मिश्रण है जो लद्दाख की विशेषता को दर्शाता है। इसके साथ ही और हम इसके बारे में अगर जानना चाहेंगे, लद्दाख के लोग क्या खाते हैं? देखिए लद्दाखी लोग का मुख्य जो भोजन है वो पावा पोषण है। कौन है? पावा पोषण, यानी पावा पोषण का एक बड़ा स्रोत है। इसे जो जौ के आटे होता है, देखिए गेहूं का भी आटा होता है और जौ का भी आटा होता है। ठीक है। तो जौ या गेहूं के आटे के साथ बनाया जाता है, जिसे एक प्रकार की रोटी हो, मतलब रोटी के रूप में देखते हैं। ठीक है। भारतीय फ्लैट ब्रेड बनाने के लिए मटर के साथ गूंथा और भुना जाता है। इसमें आटे को किया जाता है, मटर के साथ उसको साना जाता है, मतलब गूंथा जाता है और उसको भून लिया जाता है। ठीक है। इसे ग्रेवी और सूप के साथ परोसा जाता है। इसे कैसे, किस रूप में खाते हैं? किसके साथ? ग्रेवी या सूप के साथ इसको खाया जाता है। कभी कभी इसके सारे जो टैगटूर है या बटर मिल्क है इसके साथ परोसा जाता है। ठीक है। खैर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। लद्दाख का फल क्या है? ये देखिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये खुबानी जो फल है वो स्पेशली लद्दाख में ही पाया जाता है। लद्दाख का प्रमुख फल कौन सा है? खुबानी। ठीक है। चलिए, खुबानी जो है लद्दाख के महत्वपूर्ण फलों में से एक है और स्थानीय स्तर पर चूली जो है इस नाम से जाना जाता है। जो खुबानी है वहाँ पे लद्दाख के लोग इसको क्या जानते हैं? चूली के नाम से जानते हैं। लद्दाख की वेशभूषा क्या है? अब इसके बारे में देखते हैं। लद्दाख की पोशाक जो है गोंचा कहा जाता है। लद्दाख का जो पोशाक होता है उसे क्या कहा जाता है? गोंचा कहा जाता है, जो लद्दाख की कठोर ठंडी जलवायु के लिए एक व्यवहारिक पोशाक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें लद्दाख के पेड़ क्यों नहीं उगते हैं, अभी तो हम आपको बताए थे। रीज़न है, यहाँ पे जो चुशुल गांव है लद्दाख क्षेत्र में समुद्र तल से करीब 4300 मीटर ऊपर है। ठीक है। कितना मीटर ऊपर है? 4300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। भारत और चीन के बीच एक ठंडा जो रेगिस्तान है, कारण है कि यहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है, यानी साल में लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो पाती है, जिसके वजह से यहाँ का क्षेत्र जो है रेगिस्तान के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही ये ज़्यादातर बर्फीले होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। ठीक है। चलिए और भी आगे हम बात करेंगे लद्दाख से लगने वाली सीमा। लद्दाख से जो लगने वाली सीमा है इसमें आप किस किस को देखेंगे? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लद्दाख जो है उसके अंतर्गत पाक अधिकृत जो बलिस्तान है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये पाक अधिकृत है यानी पीओके में है, जिस क्षेत्र का नाम है बलिस्तान। इसके साथ ही इस साइड में देखेंगे आप चीन अधिकृत क्षेत्र है। उसके बाद सक्सगम घाटी का क्षेत्र भी शामिल है। सक्सगम घाटी क्या, किसको बोलते हैं? इस क्षेत्र को। ठीक है। सक्सगम घाटी का भी क्षेत्र इसके सीमा से लगती है। सन 1963 ईस्वी में पाकिस्तान द्वारा 5180 वर्ग किलोमीटर की सक्सगन घाटी क्षेत्र चीन को उपहार में दे दिया गया है। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं सक्सगन घाटी क्षेत्र, ये है तो एक्चुअली भारत का ही,
ठीक है। लेकिन 1963 ईस्वी में चीन ने पाकिस्तान ने चीन को इसको उपहार में दे दिया। अब देखिए, कहते हैं ना, जमीन किसी और का उपहार में दे रहा है कोई और, पाकिस्तान, इसलिए तो इसका नाम रखा गया नल्ला। अभी ये खुद इस पे कब्जा करके रखा हुआ भारत का है। उसके बाद भी क्या, इस क्षेत्र को चीन को गिफ्ट कर दिया। कितना बेवकूफ़ वाला काम करता है। जब मारने लगे तो अपना भी रहने का जगह नहीं मिलेगा इसको। चलिए देखिए, ये जो सक्सगंज घाटी है ये कहाँ पे है, लद्दाख का ही हिस्सा है। ये जो देख पा रहे हैं सक्सगंज घाटी, ये किसका हिस्सा है, लद्दाख का ही हिस्सा है। उसके उत्तर में चीन तथा पूरब में तिब्बत की सीमाएं हैं। लद्दाख का जो उत्तर में है इस साइड में ये चीन की सीमा है और इस साइड में तिब्बत का सीमा है। आप देख लिए। अब देखते हैं लेटेस्ट न्यूज़। आखिर यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ है जो कि चर्चा में रहे हैं को क्या, तो देख लेते हैं क्या है जो हालांकि लेटेस्ट चर्चा में रहा है। लेटेस्ट चर्चा मतलब हाल फिलहाल में ही, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में संसद में भूमि, रोजगार और स्थानीय आबादी की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए, किसके लिए, सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की अनुसूची 6 यानी 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठ रही है। ठीक है, आपको याद रखना है कि लद्दाख को कौन सी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठ रही है, तो 6ठी अनुसूची में, अनुच्छेद मत बोल दीजिएगा, अनुसूची में शामिल करने की मांग उठ रही है। आखिर क्यों उठ रही है, क्या कारण है, 6ठी अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, या इसका क्यों आवाज़ उठाया जा रहा है। तो बात है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो क्षेत्र है वो प्रशासन अब पूरी तरह से किसके हाथ में है, नौकरशाहों के हाथ में चला गया है, जिससे जो है सरकार की श्रीनगर से बढ़ती दूरियां भी काफ़ी जो है साफ नज़र आ रही है। देखिए, नौकरशाही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पे आदिवासी क्षेत्र पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं यहाँ पे सरकार का जो है इस क्षेत्र से दूरियां बढ़ती जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि आखिर 6ठी अनुसूची में क्या है। 6ठी अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 244 का 2 और अनुच्छेद 275 का 1 के तहत विशेष प्रावधान है। ठीक है, किसके कौन से अनुच्छेद के तहत, 244 का 2 और अनुच्छेद 275 का 1 के तहत विशेष प्रावधान है। 6ठी अनुसूची का विषय जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 ऐसे राज्य हैं। कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 ऐसे राज्य हैं जिसके जो आदिवासी क्षेत्र हैं या जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन इसमें शामिल किया गया है। एक चीज़ आपको बता दें, बारदलोई कमेटी जो है इसके द्वारा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। ठीक है, बारदलोई जो कमेटी है इसके सिफारिश पर ही संविधान के ये 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया था। 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। कौन सा जिले, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। आखिर क्यों, राज्य के भीतर इन जिलों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्त मिलती है। यहाँ पे ये जो स्वायत्त जिले जब बन जाते हैं तो यहाँ पे क्या क्या मिलती है, विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्त मिलती है। इसके साथ ही राज्यपाल का यह अधिकार है। ये किसका अधिकार है, राज्यपाल का। वे इन जिलों में सीमा का जो भी जैसे लद्दाख को अगर शामिल कर दिया जाएगा, या असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो मिजोरम है, इस क्षेत्र में अगर सीमा का जो बढ़ाना है या सीमा को घटाना है, ये कौन कर पाएंगे, राज्यपाल कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही अगर किसी जिले में अलग अलग जनजातियां हैं जो कई ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अगर जनजातियाँ पाई जाती हैं तो अलग अलग ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट बना दिए जाएंगे, जिससे कि इन लोगों में कोई अलग मतलब ज़्यादातर अलग बिखराव ना हो। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सके, क्योंकि एक दूसरे से जब उतना
तालमेल नहीं रहेगा, एक दूसरे के लिए अलग डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। स्पेशल उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा क्षेत्र के लिए, यानी कौन सा जनजातीय के लिए कौन सी प्रॉब्लम है या कौन सा समस्या आ रही है, उनको स्पेशल देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से राज्य इसमें छठी अनुसूची में शामिल है। तो मैं आपको बता दूं, ये है असम। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये असम क्षेत्र है, त्रिपुरा और मेघालय एक साथ आपको याद रखना है, असम, मेघालय और त्रिपुरा। इसके साथ ही मिजोरम, ये चार ऐसे, दो यहाँ पे असम और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी टोटल 4 जो राज्य है वो छठी अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए, आखिर इसे अनुसूची में शामिल करने का आवाज़ कौन उठा रहा है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, NCST। ठीक है, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड टेरिटरी। इसकी NCST की सिफारिश पर ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, NCST हिंदी में इसको यही बोलते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसी की सिफारिश है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की अनुसूची 6 में शामिल किया जाए। अनुसूचित जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक निकाय जो है NCST को केंद्र द्वारा लद्दाख में आदिवासियों की स्थिति की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यही, यदि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए तो वह छठी अनुसूची में शामिल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश होगा। छठी अनुसूची में अगर लद्दाख को शामिल कर दिया जाए तो छठी अनुसूची में, 6th अनुसूची में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश होगा जो इसमें शामिल होगा। लेकिन लद्दाख को ऐसा दर्जा देने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। बिना संविधान संशोधन के इसको दर्जा नहीं दिया जा सकेगा। ठीक है, इसके साथ ही आगे देखेंगे लेटेस्ट रिपोर्ट पे, आखिर लद्दाख के बारे में कौन सा रिपोर्ट आई है हाल फिलहाल में, वो भी लेटेस्ट। भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर अपनी पहुंच खो दी है। आखिर ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स होता क्या है, थोड़ा इस चीज़ पे नज़र डालेंगे। ये है पेट्रोलिंग, जैसे कि भारत का जो BSF है, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या जो भी यहाँ पे सेना तैनात हैं, उनके द्वारा सीमा पर जो है हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मतलब घूम घूम के यहाँ पे पेट्रोलिंग किया जाता है, और कहीं कहीं पे पेट्रोलिंग पॉइंट्स बना दिया गया है जहाँ पे हमेशा खड़े रहकर पेट्रोलिंग किया जाता है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे भारत का लद्दाख के सीमा में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स था, जिसमें कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को भारत खो चुका है। आखिर क्यों खो चुका है, क्या है रीज़न, कौन सी रिपोर्ट आई है, चलिए देखते हैं। चीन से जारी तनाव के बीच लद्दाख से एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर अपनी पहुंच खो दी है। रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पूर्वी लद्दाख में काराकोरम जो दर्रा है उससे चुमुर तक, कहाँ से, काराकोरम दर्रा से, काराकोरम दर्रा से कहाँ तक, चुमुर तक, चुमुर तक टोटल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स था, जिसमें कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स क्या किया है, हमारी उपस्थिति समाप्त होने की वजह से समाप्त कर दिया गया है। यानी कहाँ पे, 5, 12, 24, 32 और 37 पर भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कोई गश्ती न करने के कारण यह हालत हुई है। देखिए यहाँ पे पता नहीं, एक ऐसा सिस्टम है, अगर इस क्षेत्र में आप गश्ती नहीं करेंगे, इस क्षेत्र में अगर आप गश्ती नहीं कर रहे हैं, मान के चलिए इस जगह छोड़ देंगे, तो यहाँ पे पेट्रोलिंग पॉइंट्स ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इस जगह पे पेट्रोलिंग पॉइंट्स ख़त्म हो जाता है। यही वजह रहा है कि यहाँ पे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई गश्ती नहीं किया जा रहा था भारतीय सेना द्वारा। यहाँ पे थोड़ी सी चूक तो है, इस बात पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाल ही में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, और जो रक्षा सलाहकार हैं जिसका नाम है अजीत डोभाल, इनके बीच मीटिंग में ये खुलासा हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों को। यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों में से एक आते हैं पेंगोंग झील, पेंगोंग लेक।
ठीक है। ब्लू पेंगोंग झील हिमालय में लेह लद्दाख के पास स्थित प्रसिद्ध झील है जो 12 किलोमीटर लंबी है। कितना किलोमीटर लंबी है पेंगोंग झील? 12 किलोमीटर लंबी है और भारत से तिब्बत तक फैली हुई है। यह झील करीब 4300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कितने ऊंचाई पे है? 4300 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, जिसकी वजह से इसका तापमान जो है -5 डिग्री से -10 डिग्री तक होता है। यहाँ का टेम्परेचर कितना है? -5 डिग्री टू -10 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर है। इसके बीच ये अपनी लवण, देखिए ये जो पेंगोंग झील है ये लवणीय है और इसकी लवणता के वजह से यहाँ पे झील जमनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद सर्दियों के मौसम में पूरी झील जम जाती है। इस झील को पेंगोंग त्सो के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे पेंगोंग झील बोलें या पेंगोंग त्सो झील, ये देखिए आदतो शो त्सो झील के रूप में भी जाना जाता है। और देखते हैं और भी यहाँ पे कौन से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये है पेंगोंग झील, इसकी खूबसूरती कितनी बेशुमार है। चलिए देखते हैं। एक और गजब का चीज़ है मैग्नेट हिल। आखिर इसका नाम मैग्नेट क्यों रखा गया है? क्या ये मैग्नेट की तरह काम करता है? जी हाँ, लद्दाख के लोकप्रिय मैग्नेट हिल को ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है। ग्रेविटी मतलब जो कि अर्थ में होता है, तो इसे ग्रेविटी हिल क्यों कहा जाता है? इस पहाड़ को ग्रेविटी हिल क्यों कहा जाता है? क्या है रीजन? चलिए देखते हैं। जहाँ पर वाहन गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपने आप पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। यह पहाड़ी समुद्र स्तर से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और लेह शहर से लगभग 30 किलोमीटर के दूरी पे है। लेह जो शहर है वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है मैग्नेट हिल। यह जो है पहाड़ी पूर्वी हिस्से में सिंधु नदी बहती है। पहाड़ी का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी साइड, यहाँ पे सिंधु नदी बहती है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा ग्रेविटी हिल को। ये आप देख पा रहे होंगे ग्रेविटी हिल। जैसे कि यहाँ पे इस गाड़ी को खड़ी कर दिया जाए और ये जो सामने जो हिल देख पा रहे होंगे इसमें ग्रेविटी पाया जाता है। जिस प्रकार कोई भी चीज़ ऊपर में रखिए तो ऑटोमेटिकली नीचे की ओर गिर जाती है ना। उसी प्रकार अगर गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी जाए तो अपने आप ऑटोमेटिकली इस पहाड़ी की तरफ उसको खींच लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ग्रेविटी हिल। चले आगे देखते हैं और भी कौन कौन यहाँ पे प्रसिद्ध स्थान है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये है मैग्नेटिक हिल जो आप अभी देखे। उसके बाद है लेह लद्दाख में घूमने की जगह लेह पैलेस है। लेह पैलेस यहाँ पे है जहाँ पे घूमने का प्रसिद्ध स्थान है। लेह लद्दाख की आकर्षक जगह जो है चादर ट्रैक है जहाँ पे स्केटिंग किया जाता है। चादर ट्रैक क्यों नाम रखा गया है इसका? क्योंकि ये चादर ट्रैक जो है एक झील है, झील के ऊपर जो है चादर के रूप में बर्फ जम जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है चादर ट्रैक। ये बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद लेह लद्दाख में दर्शनीय स्थल जो फुगताल है, फुगताल मठ, ये भी बोधि मठ है। उसके बाद लेह लद्दाख का जो धार्मिक स्थल है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, ये सिखों का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। उसके बाद लेह लद्दाख का जो धार्मिक स्थल है शांति स्तूप, ये भी शांति स्तूप बुद्धों का एक स्तूप है जो गोल गुंबदकार वाइट कलर में बनाया गया है। इसके बाद हम देखेंगे लेह लद्दाख की अद्भुत जगह खारदुंगला पास। खारदुंगला पास हम पीछे वीडियो में भी बताए हुए हैं। ठीक है, ये भी लद्दाख में घूमने का जगह है। उसके बाद लेह लद्दाख के पास ही प्रमुख दार्शनिक स्थल जो है हेमिस मठ, ये भी यहाँ पे ही स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस मठ, ये सब कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, लेह लद्दाख में घूमने की जगह लेह मार्केट भी है। उसके साथ ही लद्दाख में राफ्टिंग है और लेह लद्दाख में देखने लायक जो जगह है वो है स्टोक पैलेस। उसके बाद ही माउंटेन बाइकिंग और कारगिल भी कहाँ पे है? लद्दाख में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे विरासत स्थलों को। आखिर कौन कौन से विरासत स्थल हैं जो लद्दाख के क्षेत्र में पाए जाते हैं? विरासत स्थल में देखेंगे भारत सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत
लद्दाख में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया है। किस रूप में? राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया है। किस किस क्षेत्र को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है? द्रास में मूर्तिकला जो है इसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। उसके बाद मूलबेक में जो रॉक कट है, मूर्तिकला है, इसको भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है। उसके बाद लामायुरु मठ जो है इनको भी दिया गया है। लिकिर मठ को भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है। अलची मठ राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है। फयांग मठ को भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है। हेमिस मठ तो इम्पोर्टेंट है ही, ये राष्ट्रीय मठ का दर्जा दिया गया है। लेह पैलेस को भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है। उसके साथ ही ओल्ड जो कैशल सोमो है वो एक हिल है यानी तालाब है, इसको भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है। उसके साथ ही तीसरू है, तीसरू के रूप में जो स्तूप है उनको भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है। और एक और देख ले, सी पैलेस, इसे भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है। और भी आगे हम बात करेंगे। देखते हैं यहाँ का प्रमुख खेल कौन से हैं, कौन कौन से खेल यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। कारगिल लद्दाख में पोलो पारंपरिक खेल है। कौन सा? ये जो पोलो है, जो घोड़ों पे बैठ के एक जो स्टिक है, पोलो स्टिक ऐसे होता है, इसके द्वारा जो है इस बॉल को मारा जाता है और आगे जाता है, तो फिर इन लोगों के द्वारा इसको बॉल को एक जगह से दूसरे जगह इसी से घोड़े पे ही बैठे बैठे मार के आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ का पारंपरिक खेल है जिसमें भविष्य में काफ़ी संभावना है और विभिन्न गांवों के लोग अभी भी इस खेल को उत्साह और गर्व के साथ खेलते हैं। चलिए, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आज लद्दाख के बारे में A to Z टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसमें दोनों अगर आप पार्ट को देख लेते हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 जो हम पहले बता चुके हैं और ये जो रहा है आज का पार्ट 2, दोनों का अगर आप देख लें तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो कि आपके समझ से बाहर होगा। ठीक है, आपको ज़्यादातर समझ में तो आ ही गया होगा और ख़ासकर मैप के माध्यम से देखें तो आपके माइंड में एक सेट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे कि आपके माइंड में एकदम एक इमेज के रूप में क्रिएट हो जाए। और हाँ, ऐसे ही हम हर राज्य का वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें कि A to Z हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबको रिलेट करते हुए जब हम पढ़ाएंगे तब आपके माइंड में एक समझ विकसित होगा जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले अभी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। ये हमारा नया भी चैनल है, आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हमें आगे ग्रो होने में मदद करें। इसके लिए आपको अभी से ही धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।